हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपकी इस यूनिट का नेम है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले हम ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले जो हमारी हेडिंग है इसका मीन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो होते हैं जिनका जो सीड होता है वो किससे कवर होता है? अंडाशय से कवर होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म को हिंदी में आवर्तबीजी बोलते हैं। आवर्तबीजी प्लांट्स। अब देखो, ऐसे पादप या ऐसे प्लांट्स, ऐसे पादप जिनका बीज अंडाशय से ढका हुआ होता है, आवर्तबीजी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, नॉर्मल हमें सामान्य भाषा में जब देखना हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे आसपास के प्लांट्स हैं वो आवर्तबीजी हैं या अनावर्तबीजी है, तो इनके जो सिम्टम्स होते हैं, इनके जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो कोई भी प्लांट है वो आवर्तबीजी है या अनावर्तबीजी है? देखो, जो हमारे आसपास के सभी प्लांट्स होते हैं, अगर उनमें पुष्प पाए जाते हैं तो वो आवर्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स है। जो पुष्प है वो किसका लक्षण है? आवर्तबीजी पादपों का, यानी कि ऐसे सभी प्लांट्स या सभी पादप जिनमें पुष्प पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आवर्तबीजी होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, हमारी जो हेडिंग थी उसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स थी। पहली टर्म्स थी एंजियोस्पर्म एंड सेकंड टर्म थी एम्ब्रियोलॉजी। अब देखो, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियो जैसे कि नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। हिंदी में इसे बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या बोलते हैं? भ्रूण विज्ञान। अब देखो, भ्रूण विज्ञान के अंदर हम अगर इसी टॉपिक को, इसी वर्ड को लेके चलते हैं तो भ्रूण मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर भ्रूण निर्माण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी, हम भ्रूण विज्ञान कहलाती है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल में चलें तो देखो, इस चैप्टर के अंदर या इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है कि जो एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वो कैसे होता है, और उस जनन में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में जो भी स्ट्रक्चर्स काम आती हैं, जो भी संरचनाएं काम में आती हैं, वो कार्य क्या करती हैं, कैसे कार्य करती हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है और उनसे भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, इन सब के बारे में हम जिसके अंदर पढ़ेंगे वो कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि बॉटनी की वह शाखा जिसके अंदर हम पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाओं व उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है, भ्रूण विज्ञान कहलाती है। अब देखो, भ्रूण विज्ञान के अंदर हमें जो लैंगिक जनन के पार्ट होते हैं यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में, वो कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी कार्यविधि के बारे में, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उनसे नए बीज का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण कैसे बनता है, उन सब के बारे में हमें भ्रूण विज्ञान के अंदर पढ़ना है। देखो,
अब इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर हमें पढ़ना है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है, और उससे जो भ्रूण होता है वो कैसे बनता है, भ्रूण विकसित होकर बीज का निर्माण कैसे करता है, इन सब के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, आपकी 4th और 5th दोनों यूनिट इस टॉपिक से रिलेटेड है। अब देखो जो लैंगिक जनन होता है प्लांट्स में, वो होता किससे है, प्लांट्स में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो लैंगिक जनन में सहायता करती है। देखो प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होता है यानी कि जो पुष्प होता है वो लैंगिक जनन में सहायता करता है। पुष्प के अंदर ही जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट होते हैं प्लांट के वो पाए जाते हैं। अब हमें लैंगिक जनन स्टार्ट करने से पहले लैंगिक जनन में जो संरचनाएं काम में आती हैं, जो पुष्प होता है उसकी स्टडी, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। और उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो होते कितने प्रकार के हैं। चलो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम इसमें इस स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब देखो नॉर्मली आपने 11th क्लास में फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, हम एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं और देखते हैं कि वो लैंगिक जनन में कैसे सहायता करता है। देखो ये हमारी जो फ्लावर की स्ट्रक्चर्स है, इसमें हम मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों बनाएंगे। यानी कि जो ये हमारा फ्लावर है, ये कैसा फ्लावर है, ये उभयलिंगी फ्लावर है। अब फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं उभयलिंगी और एक होते हैं एकलिंगी। अब उभयलिंगी और एकलिंगी से क्या मतलब है, देखो ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं, यानी कि मेल पार्ट भी उसी फ्लावर पे होगा और फीमेल पार्ट भी उसी फ्लावर पे होगा, वो कहलाते हैं उभयलिंगी पुष्प। कौन से, उभयलिंगी पुष्प। और ऐसे पुष्प जिसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट पाया जाता है वो कहलाते हैं एकलिंगी पुष्प। अब हमने जो डायग्राम बनाया है इसके अंदर देखो मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, इसलिए ये कौन सा पुष्प है, ये है द्विलिंगी पुष्प। कौन सा, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी पुष्प। यहाँ हम लिख देते हैं उभयलिंगी, यानी कि इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, उभयलिंगी पुष्प। अब देखो, अब हम इसकी स्ट्रक्चर हमने बना ली है, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले जो पुष्प होता है वो आधार से जिस चीज से जुड़ा हुआ होता है वो कहलाता है थैलेमस। क्या कहलाता है, थैलेमस। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर्स की लीव होती हैं ये कहलाती हैं सेपल या फिर बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। उसके बाद ये लीव्स होती हैं जो ये कलरफुल होती हैं, इन्हें बोलते हैं पेटल या फिर दलपुंज। उसके बाद आ गया है ये हमारा मेल पार्ट आ गया फ्लावर का, यहां से स्टार्ट हो गया यहां तक ये मेल पार्ट है। इसके ऊपर की स्ट्रक्चर होती है जो ये कहलाती है एंथर। एंथर यानी कि परागकोश। ये स्ट्रक्चर कहलाती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट। फिलामेंट यानी कि पूतंतु। ओके, ये जो पूरा का पूरा है ये फीमेल पार्ट है, ये कहलाता है स्टाइल यानी कि वर्तिकाग्र। ये है ओवेरी यानी कि अंडाशय। ओवेरी हिंदी में इसे बोलते हैं अंडाशय। स्टाइल को हिंदी में बोलेंगे वर्तिकाग्र, सॉरी वर्तिका। और वर्तिकाग्र ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है स्टिग्मा, ये होता है वर्तिकाग्र। ओके, अब हमने नेमिंग इसकी कंप्लीट कर ली है। अब इसके जो हमने पार्ट लिखे हैं उन पार्ट्स के सभी के कार्य क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो
ये जो उभयलिंगी पुष्प है इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है। अब मेल पार्ट को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है और फीमेल पार्ट को भी एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है। अब फीमेल पार्ट की कितनी स्ट्रक्चर्स है इसमें, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, फीमेल पार्ट का निर्माण करती है। और इन तीनों को एक पर्टिकुलर नेम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। यानी कि पुष्प का जो मादा भाग होता है या फीमेल पार्ट होता है उसको स्त्री केसर या गाइनोशियम बोलते हैं, गाइनोशियम। ओके, ये हो गया फीमेल पार्ट। और अब ये मेल पार्ट। मेल पार्ट के अंदर क्या है, एंथर और पूतंतु, इन दोनों को मिक्स करके हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। यानी कि फ्लावर का मेल पार्ट एंड्रोशियम कहलाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं पुंकेसर। ये अब हमारे फ्लावर की सारी नेमिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे उभयलिंगी फ्लावर की स्ट्रक्चर बन चुकी है। उभयलिंगी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों है। अब देखो, अब हम सबके कार्य देखते हैं। सबसे पहले थैलेमस। थैलेमस का क्या कार्य होता है, थैलेमस लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता, ये सिर्फ क्या करता है कि जो पुष्प होता है उसको एक आधार या बेस प्रदान करता है। उसके बाद बाह्य दलपुंज यानी कि सेपल, इन्हें क्या बोलते हैं, कैलिक्स भी बोलते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि बाह्य दलपुंज के अंदर ये दोनों साइड होते हैं। अब इनके अंदर के जो ये सारे पार्ट्स हैं, दलपुंज हो गए, मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, इन सब की जो प्रोटेक्शन करता है वो कौन करता है, सेपल करता है, यानी कि बाह्य दलपुंज करता है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन का कार्य करता है, रक्षा का कार्य करता है कि ताकि बाहरी एनवायरनमेंट होता है, जो मौसम होता है, या ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी, उसका ज़्यादा प्रभाव पुष्प की आंतरिक संरचनाओं पर ना पड़े। उसके बाद होता है पेटल। देखो पेटल का क्या काम होता है, ये जो पेटल होते हैं ये कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं, कलरफुल। जैसे कि रोज हो गया, रोज में पेटल किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। गेंदे का फ्लावर हो गया, उसमें किसके, येलो कलर के। जैस्मिन के फ्लावर में व्हाइट कलर के। तो कलरफुल होते हैं। अब ये कलरफुल होते क्यों हैं, ताकि ये किसको आकर्षित कर सके, कीटों को आकर्षित। ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो परागण होता है, जो इनका निषेचन होता है, उनके लिए ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, कीटों को, ताकि कीट आए, इंसेक्ट आए और यहाँ से परागकणों को मेल पार्ट से लेके कहा फीमेल पार्ट पे ले जाए। अब एक इसमें एक टर्म आई है परागण, यानी कि पॉलिनेशन। वो देखो क्या होती है कि जो परागकण होते हैं, यानी कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, उनका एंथर से लेके वर्तिकाग्र तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और परागण में जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं, कीट, यानी कि इंसेक्ट होते हैं। तो पेटल क्या कार्य करते हैं, कीटों को आकर्षित करने का। ओके, और ये कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास मेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के जो अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये कहलाती है पूतंतु। इसकी सहायता से जो क्या होता है, परागकोश फ्लावर से जुड़ा हुआ होता है। अब एंथर का क्या कार्य होता है, परागकोश का, इसके अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोर भी कहते हैं और लघु बीजाणु भी कहते हैं। उसके बाद ये जो मेल गैमेट यहाँ पे बनेंगे वो ये स्त्री केसर वाले भाग पे आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले कहाँ आएंगे, वो आएंगे सबसे पहले स्टिग्मा पे। स्टिग्मा से ये नीचे इस टाइप से ओवेरी में चले जाएंगे और ओवेरी में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। फीमेल गैमेट यानी कि मेगास्पोर यानी कि गुरु बीजाणु। यहाँ से जो लघु बीजाणु आए हैं वो यहाँ पे गुरु बीजाणु से फ्यूजन करेंगे और एक भ्रूण का निर्माण होगा। इस प्रकार की सारी स्ट्रक्चर में ये सब कार्य होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी। चलो अब हम लिखते हैं नेक्स्ट लाइन। अब देखो, अब हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर समझी, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो समझे, उनके कार्य क्या होते हैं वो समझे। सॉरी, अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो हम मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को अलग अलग करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रोशियम किस टाइप से था, जो एंड्रोशियम था इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाई थी हमने मेल पार्ट की। ओके, ये तो क्या था, फिलामेंट यानी कि पूतंतु, और ये था एंथर यानी कि परागकोश। अब आपके सिलेबस में क्या है, देखो आपके सिलेबस में है कि हमें जो ये एंथर है
इसके स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करना है कि इसमें होता क्या है। और ये 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट सभी ना सभी पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, उसके डिस्क्राइब कैसे करना है, वो कैसे होती है उसके बारे में। अब हम इस स्ट्रक्चर को डीपली पढ़ते हैं तो ये कैसी होती है, ये होती है द्विकोष्ठीय, द्विकोष्ठीय संरचना। द्विकोष्ठीय मतलब बाइलोब, 2 लोब्स होते हैं इसमें, बाइलोब स्ट्रक्चर। अब बाइलोब देखो, एक लोब तो हो गया ये वाला, और सेकेंड लोब कौन सा है, ये वाला, इसलिए कौन सी स्ट्रक्चर होगी, बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होती है जो इस तरह। ठीक है, अब इसको बोलते हैं द्विकोष्ठीय। लोब्स तो ये होगी, कोष्ठीय हो गए 2, और ये हो गए चतुष्कोणीय। कितने कॉर्नर है इसमें, चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर। अब देखो इन चारों कोनों के अंदर क्या होता है, इनके अंदर होती है लघु बीजाणुधानियां, लघु बीजाणुधानी। अभी लघु बीजाणुधानी क्या होती है, देखो एक जो एंथर होता है, एक परागकोश होता है, उसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ठीक है, चारों कोनों पे 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु होते हैं, जो यानी कि जो मेल गैमेट होते हैं, लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर्स, उनका क्या होता है, निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी इसके अंदर माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ओके, अब ये जो लघु बीजाणु होते हैं वो बनते कैसे हैं, इसकी स्ट्रक्चर, एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसको हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम ये एंथर की स्ट्रक्चर इधर डिस्क्राइब करते हैं कि ये दिखने में, अगर इसको माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देता है। ओके, बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, ये हमने 2 लोब्स बना दिए। ये बन गया हमारे 2 लोब्स। ठीक है, 2 लोब्स, एक लोब इधर वाला, एक इधर वाला, और 4 कॉर्नर्स ये चारों। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाते हैं कि ये स्ट्रक्चर होती कैसी है। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है एंथर की, जो हम व्हाइट कलर से शो कर रहे हैं, और ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये कहलाती क्या है, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। देखो ये जो हमने बाहर वाली लेयर यानी कि एपिडर्मिस बनाई है, वो ये वाली लेयर बनाई है हमने, जो ये बाहर है आउटर लेयर। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट लेयर होगी एंडोथीशियम, इसको हम शो कर रहे हैं रेड कलर से। अब देखो जो परागकोश या एंथर होता है, उसके अंदर टोटल लेयर्स होती कितनी है, टोटल 4 लेयर्स होती है, और इन चारों लेयर्स के जो कार्य होते हैं वो अलग अलग कार्य होते हैं। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उस स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि उनके कार्य क्या होते हैं। ये बना रहे हैं हम एंडोथीशियम। ये लेयर्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इनके अंदर स्पेस नहीं होता। अब इस परागकोश की स्ट्रक्चर को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो इसी परागकोश के अंदर बनते हैं। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म और लिखवाई थी, लघु बीजाणुधानी। क्या लिखवाई थी, लघु बीजाणुधानी। अब ये लघु बीजाणुधानी परागकोश के अंदर होती कहाँ है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो भी पढ़ेंगे। ये होगी हमारी एंडोथीशियम आंतरिक लेयर, ये क्या कहलाती है, एंडोथीशियम।
एंडोथीशियम। ओके, अब हम हमारी नेक्स्ट लेयर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। ये है हमारी थर्ड नंबर पे मिडल लेयर। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से बना लें, इसकी नेमिंग कर लें, उसके बाद हम इसके जो कार्य हैं तीनों लेयर्स के वो पढ़ेंगे। देखो ये 3 लेयर्स हैं, सॉरी 4 लेयर्स होती है टोटल इसमें परागकोश में, और उन चारों लेयर्स के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। ये जो 3 लेयर्स हमने बनाई है, ये लेयर्स के जो कार्य होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इसके अंदर सबसे इनर में एक लेयर और आती है जिसे बोलते हैं टेपेटम। क्या बोलते हैं, टेपेटम। वो टेपेटम लेयर होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर टेपेटम लेयर नहीं होगी तो मेल गैमेट का जो निर्माण है वो नहीं हो सकेगा। क्यों, क्योंकि जो टेपेटम होती है उसको क्या देती है, पोषण देती है। ये भी हमारी 3 लेयर्स कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी मिडल लेयर, मिडल लेयर। उसके बाद देखो अब हम बनाते हैं हमारी बीजाणुधानियां। कितनी बीजाणुधानियां मैंने बताई थी आपको, 4। एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। अब लघु बीजाणुधानी यानी जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है वो क्या कहलाती है, लघु बीजाणुधानी। अब हमने परागकोश के अंदर ये जो 4 मैंने यहाँ पे आपको डॉट्स बनवाई थी, ये किसको शो कर रही थी, लघु बीजाणुधानी को शो कर रही थी। ये लघु बीजाणुधानियां हमने कहाँ, इसके अंदर शो कर दी है। अब ये लघु बीजाणुधानियों के चारों ओर क्या होती है, एक लेयर होती है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, टेपेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपेटम। ये बना दी हमने टेपेटम लेयर। ये है हमारी टेपेटम लेयर जो लघु बीजाणुधानियों की चारों ओर पाई जाती है। अब इन लघु बीजाणुधानियों का काम क्या होता है, बताया था मैंने आपको कि लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं। और लघु बीजाणु क्या करते हैं, लघु बीजाणु आगे जाके किसका निर्माण करते हैं, परागकण का यानी कि मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये होगी हमारी लघु बीजाणुधानियां, ये होगी इनके अंदर लघु बीजाणु। ओके, अब ये जो टेपेटम की जो लेयर होती है, ये सेल्स होती है, इनके अंदर डबल न्यूक्लियाई होता है, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और इनकी संख्या, जो न्यूक्लियस की संख्या होती है वो टेपेटम के अंदर ज्यादा होती है। ये ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि टेपेटम का वर्क क्या होता है, लघु बीजाणुओं को फूड देना, उनको न्यूट्रिशन देना। और अगर न्यूट्रिशन देंगे तो न्यूट्रिशन के लिए इनके पास जो न्यूक्लियस होते हैं वो ज्यादा होने चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो ज्यादा से ज्यादा परागकणों को दे सके। ये है हमारी टेपेटम लेयर, इसे हिंदी में टेपेटम ही बोलते हैं, टेपेटम। ये है 4 लघु बीजाणुधानियां। ये भी लघु बीजाणुधानी है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, आउटर लेयर का नेम हम लिखना भूल गए। ये है सबसे आउटर लेयर, एपिडर्मिस। तो ये हो गया हमारी स्ट्रक्चर, किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या फिर परागकोश। अब इस स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ होता है, कौन कौन से पार्ट है और उन पार्ट्स का काम क्या है। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस लेयर क्या करती है कि जो पूरा परागकोश होता है, एंथर होता है, उसको प्रोटेक्शन देती है, रक्षा करती है उसकी। उसके बाद आ गई है रेड कलर से जो हमें शो हो रही है एंडोथीशियम, अंतःत्वचा।
अंतर लेयर या अंतर त्वचा, अंतर भित्ति भी बोलते हैं इसे। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब ये लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बन जाएंगे तो वो लघु बीजाणु यहाँ से निकल के इस जगह से बाहर निकल के और तब ये क्या करेगी, जो एंडोथीशियम है वो अपने साइज में वृद्धि करेगी। इसके साइज में वृद्धि होने से क्या होएगा कि जो यहाँ से जो इतना पार्ट है इसमें से क्या हो जाएगा, ये लघु बीजाणु यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, सॉरी अपना एंडोथीशियम का जो साइड था थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इस टाइप से जो एंडोथीशियम है ये अपने साइज में वृद्धि कर लेगी और वृद्धि करके ये सारी तीनों लेयर्स को तोड़ देगी, जिससे ये तीनों लेयर्स क्या होंगी, यहाँ से टूट जाएंगी, जिससे ये जो लघु बीजाणु बने हैं इनको बाहर जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो एंडोथीशियम का मेन कार्य क्या होता है कि लघु बीजाणुओं को परागकोश से बाहर निकलने के लिए रास्ता प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सबसे आंतरिक लेयर। ये जो क्या कहलाती है, ये वाली लेयर कहलाती है मिडल लेयर। ये मिडल लेयर भी किस चीज में हेल्प करती है, मिडल लेयर भी हेल्प करती है जो ये लघु बीजाणु बन रहे हैं उनको पोषण देने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर भूल गए बनाना, ये कहलाती है कनेक्टिव। और ये कनेक्टिव को हम अगर इस एंड्रोशियम के अंदर देखें तो ये कहाँ थी, इस जगह पे क्या पाई जाती है, कनेक्टिव। कनेक्टिव नेम से स्पष्ट हो रहा है कि कनेक्टिव का मीन क्या होता है, संयोजी, जो क्या करती है इस पूरे के पूरे भूतंतु को इस एंथर से जोड़ती है। ठीक है, अब इस चीज को हमने क्लियरली माइक्रोस्कोपिक रूप से यहाँ देखा है कि इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर होती कैसी है। ये होगी इसके अंदर दो लोब्स, वन लोब इज देयर एंड वन लोब इज देयर। ठीक है, और ये कौन सी है, चतुष्कोणीय, 1 2 3 4, ये होगी इसके 4 कॉर्नर्स और ये होगी इसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां। अब देखो इन चारों लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु बनेंगे और वो लघु बीजाणु आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, मेल गैमेट का निर्माण करेंगे, यानी कि परागकण का निर्माण करेंगे। अब परागकण का निर्माण होने से ये जो परागकण है ये एंडोथीशियम को तोड़ते हुए बाहर आ जाएंगे। अब ये जो टैपेटम लेयर होती है, देखो ये टैपेटम लेयर इस पूरे परागकोश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये टैपेटम लेयर होती है जो विकसित हो रहा है लघु बीजाणु होते हैं। जब इसके अंदर यानी कि लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा होता है, उनकी डेवलपमेंट होती हो रही है, तो ये जो टैपेटम होती है इनको क्या प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है। अगर टैपेटम इनको फूड या न्यूट्रिशन ना प्रदान करे तो क्या होगा, ये जो लघु बीजाणु है इनका निर्माण नहीं हो सकेगा और मेल गैमेट नहीं बनेगा। ठीक है, अभी हमने सारी स्ट्रक्चर समझी, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गई हो। अब देखो लघु बीजाणु की, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि ये जो लघु बीजाणु है ये इनका फॉर्मेशन होता कैसे है, ये जो पूरी की पूरी परागकोश की स्ट्रक्चर बनी है ये बनती कैसे है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसकी स्ट्रक्चर को हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। चलो अब हम इसमें देखते हैं कि जो इसके अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसका निर्माण कैसे होता है स्टार्टिंग से लेके। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अब सबसे पहले क्या होता है कि सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर थी। ये सबसे बाहर वाली जो लेयर थी जो हमने बनाई थी कौन सी थी, ये एपिडर्मिस। अब जब सबसे पहले परागकोश का निर्माण होता है तो उसमें सिर्फ एक यही लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस। अब भी एपिडर्मिस की लेयर से जो आंतरिक सारी संरचना है, लेयर्स है सारी की सारी वो बनेगी और लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब वो निर्माण इससे होता कैसे है उसके बारे में देखते हैं। अब क्या होगा कि इसकी ये एंथर की एपिडर्मिस की कोई भी सेल, जैसे मान लो हमने ये सेल ले ली, ये सेल क्या करेगी, धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करती जाएगी, धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि कर रही। तो अब इस वृद्धि से क्या होगा कि इस सेल्स का जो आकार है वो सारी सेल से बड़ा हो जाएगा और ये सेल किसकी सेल है, एपिडर्मिस लेयर की। यानी कि सबसे पहले परागकोश में सिर्फ एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है। अब इस एपिडर्मिस लेयर के अंदर एक सेल होती है वो अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, ग्रोथ कर लेती है और ग्रोथ करके इसके अंदर डिवीजन होते हैं और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस पार्ट में डिवीजन होंगे, इसमें एक तो बनती है प्राइमरी पेरिटियल सेल और एक बनती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
इसे बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी कि प्राइमरी बीजाणुजन कोशिका, और इसे बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब इन दोनों का निर्माण कैसे हुआ है समझ आया आपको? देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो परागकोश के अंदर सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट थी, कौन सी थी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की एक सेल्स क्या हुई, इस सेल्स ने अपने आकार में वृद्धि की, ग्रोथ की, उसके बाद इसमें क्या हुआ? डिवीजन हुआ। और इस डिवीजन से क्या हो गया कि ये जो सेल थी, कौन सी? एपिडर्मिस की सेल थी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक से तो बनी प्राइमरी पैरिकियल सेल प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी से बनी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब इन दोनों में क्या होगा? आगे से आगे डिवाइड होंगे, डिवाइडेशन होंगे, डिवाइड्स होंगे, ये हो गया इसमें डिवीजन। अब प्राइमरी भित्तीय कोशिका में डिवीजन होने से दो सेल्स बनती हैं। पहली तो बनती है प्राइमरी एंडोथीशियल सेल। एंडोथीशियल प्राइमरी एंडोथीशियल सेल, जैसे कि आपको नेम से पता लग रहा होगा कि प्राइमरी एंडोथीशियल सेल का काम क्या होता है, किसका निर्माण करेगी आगे जाके? ये एंडोथीशियम लेयर का। उसके बाद सेकंड बनती है हमारे पास पेरिडियल सेल। किस किस के डिवीजन से हुई है? प्राइमरी पेरिडियल सेल में डिवीजन हुआ, उसके डिवीजन से हमें दो सेल्स मिली, प्राइमरी एंडोथीशियल सेल और प्राइमरी पेरिडियल सेल। अभी जो प्राइमरी एंडोथीशियल सेल है ये किसका निर्माण करेगी? एंडोथीशियम का। एंडोथीशियम। और ये जो पेरिडियल सेल है, अब जो हमने देखा था कि इसके अंदर परागकोश के अंदर कितनी लेयर्स थी? टोटल 4 लेयर्स थी। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। एक लेयर्स तो इसमें ऑटोमेटिक बनी हुई है, कौन सी? एपिडर्मिस। और बाकी जो 3 लेयर्स हैं वो तीनों की तीनों लेयर्स किससे बनेंगी? पेरिडियल सेल से। कौन कौन सी? मिडल लेयर, टेपेटम। ओके, अब देखो जो तीनों की तीनों लेयर्स हैं वो किससे बनी है? प्राइमरी पेरिडियल सेल से। इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन से हमें दो सेल्स मिली, प्राइमरी एंडोथीशियल सेल, पेरिडियल सेल। एंडोथीशियल सेल आगे जाके किसमें डेवलप हो जाती है? एंडोथीशियम लेयर में। और जो पेरिडियल सेल है वो आगे जाके जो मिडल लेयर है और टेपेटम है, इनका निर्माण कर लेती है। अब हमारे पास आती है ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब उनमें डिवाइडेशन हुआ है तो इनमें भी डिवीजन होएगा। इनमें डिवीजन होगा तो देखो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या बनेगी? स्पोरोजिनस मदर सेल। स्पोरोजिनस मदर सेल। अब ये स्पोरोजिनस मदर सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजाणुजन मातृ कोशिका। बीजाणुजन मातृ कोशिका, ठीक है। अब ये जो बीजाणुजन मातृ कोशिका है, स्पोरोजिनस मदर सेल है, इसके अंदर अब कौन सा डिवीजन होएगा? इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब ये अर्धसूत्री विभाजन देखो क्यों हुआ? बाकी सब जगह तो समसूत्री विभाजन हो रहे थे। अब ये जब यहां से लेके जब से ये डिवीजन स्टार्ट हुए हैं, ये सारे के सारे डिवीजन कौन से थे? समसूत्री यानी माइटोसिस थे। यहाँ भी जो डिवीजन हुआ कौन सा था? माइटोसिस यानी कि समसूत्री। यहाँ पे जो डिवीजन हुआ था वो भी कौन सा था? माइटोसिस यानी कि समसूत्री। अब देखो जो यहाँ पे डिवीजन हुआ, यहाँ पे भी जो डिवीजन हुआ था वो भी कौन सा था? समसूत्री। लेकिन जो ये डिवीजन है ये अर्धसूत्री क्यों है? मियोसिस डिवीजन क्यों है? क्योंकि ये जो स्पोरोजिनस मदर सेल है ये आगे जाके किसका निर्माण करेगी? लघु बीजाणु का। लघु बीजाणु, ठीक है। और ये जो लघु बीजाणु है इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर
अभी माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर आगे जाके किसका निर्माण करेगा, परागकण का। और जो भी युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, ये भी एक टाइप से मेल गैमेट्स का ही काम करता है। और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित यानी कि n होते हैं, 2n। तो अगर इनको n बनाना है तो इसमें कौन सा डिवीजन इंपॉर्टेंट है, अर्धसूत्री विभाजन। अगर यहाँ हम समसूत्री विभाजन कर देंगे तो ये माइक्रोस्पोर्स और ये परागकण का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु का निर्माण करने के लिए यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हमने समझी, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, समझ आ गया। अब लघु बीजाणु और जनन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि कैसे जो परागकोश होता है उसका जो निर्माण होता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, और उसके अंदर जो ये लघु बीजाणु बनता है वो कैसे बनता है। अब लघु बीजाणु परागकोश में लघु बीजाणु दानी के अंदर लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन। अब यहाँ पे हमारे मेल गैमेट का जो निर्माण था, जो डेवलपमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये कैसा होता है, एन मतलब अगुणित। अगुणित क्यों है, क्योंकि ये मेल गैमेट का काम करेगा और जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, अब हमने आज की क्लास में क्या कुछ पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर होता है। वो फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अंदर मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है। और जो मेल पार्ट के अंदर सबसे मेन स्ट्रक्चर होती है एंथर की, वो कैसे बनती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, और उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर बनते हैं यानी कि लघु बीजाणु बनते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। आज हमने लघु बीजाणु जनन तक कंप्लीट किया। इसके आगे की क्लास में जो हम देखेंगे वो हम फीमेल पार्ट देखेंगे। ये मेल पार्ट का एंथर था, कल हम फीमेल पार्ट को स्टार्ट करेंगे और फीमेल पार्ट की प्रोसेस फॉर्मेशन कैसे होती है, आगे में फ्यूजन क्या होता है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।